आने के कारण पुराने बैच को कैंसिल कर दिया गया। तो बात ये हुई कि मेरे अचानक से जॉब ही मेरे हाथ से चली गई थी। पहली सिचुएशन ही वो दिन था जब चैलेंजिंग कोई नहीं होते हैं। मैंने वहाँ पर पेपर दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद हैं कि ये योगदान बहुत अलग लेवल का रहा? पापा से बड़ा सपोर्ट रहा है कि इतना प्रेशर खुद ही क्रिएट हो जाता है कि हम लोग के लिए वो नॉर्मल हो अच्छा, जाता जो अल्लाह मचाते हैं लगते हैं कि कई बार वो चीज़ भी रही कि अगर उन्हें हम ये नहीं दे पाए आगा करते हैं। अक्सर हम देखते हैं क्लास में तो ऐसा कहेंगे मुझे बुरा नहीं लगेगा। फीलिंग आपने की और क्या आपके परिवार ने महसूस किया वो आप शेयर करें। ये है कि हमें लगता है बस तुरंत हमें कुछ मिल जाए। नमस्कार बच्चों, लगातार मेहनत करते हुए सफलता के तरफ बच्चे लगातार बढ़ते रहते हैं। उसी कड़ी में चयन संवाद श्रृंखला में आज आपके बीच एक नए स्टूडेंट से मुलाकात कराऊंगा जिन्होंने एक ही साल में कई एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। उससे पहले कई बार असफलता भी हाथ लगी, इवन देन पूरी स्ट्रीम भी चेंज हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बेहतर परफॉर्म करके अलग अलग तरीके से एफर्ट्स डालकर कुछ चीज़ें जो कमज़ोर थी उनको और बेहतर करके और अच्छे मुकाम तक पहुँचे। उन्होंने सीजीएल 2024 में एएसओ के पद पर चयन लिया, सीएचएसएल और एमटीएस के पदों को भी एग्जाम्स में भी क्वालिफाई किया। ठीक, मैं बात कर रहा हूँ आदर्श की, जिनसे आप फेलिसिटेशन सेरेमनी में मिल भी चुके हैं, जो एक छात्र हैं अर्थ एकेडमी के लगातार 2022 से। मैं मिलवाता हूँ आपको आदर्श से। चलिए आदर्श से मिलिए। आदर्श, पहले शुरुआत में आप बच्चों से अपना परिचय दें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर मुझे यहाँ पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। तो मेरा नाम आदर्श केसरवानी है। मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी की 2022 से और लगातार मैं अर्थ एकेडमी इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ और मैं लगातार जुड़ा रहा और 2024 सीजन में मैंने सिलेक्शन लिया एज एन एएसओ इन सीएसएस कैडर में। और जैसे शुरू की जर्नी के बारे में बात की जाए तो इनिशियली मैंने डिफेंस की तैयारी की। मेरा इंटर 2019 में हुआ था और तभी शुरू में फाइनेंशियली बैकग्राउंड उतना ठीक ना होने के कारण तो सबकी पहली चॉइस यही होती है कि एक अच्छी सी जॉब ग्रैब करना होता है। तो मुझे सबसे पहले तो यही लगा कि डिफेंस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने डिफेंस की ओर पहले मूव किया और 2019 में डिफेंस की तैयारी की और 2020 में फाइनल सिलेक्शन भी लिया एयरफोर्स एक्स ग्रुप में। पर ड्यू टू कोविड ज्वाइनिंग एक्सटेंड होती रही और 2022 आ गया इसी फॉलो अप में। और अचानक अग्निवीर स्कीम जो कि न्यूली 2022 में आई वो इंट्रोड्यूस की गई और जो पुराने इंटेक्स थे जिसमें मेरा सिलेक्शन हो रखा था उसको कैंसिल कर दिया गया था। वो आप बात कर रहे हैं अग्निवीर की। तो अग्निवीर मेरा वाला बैच नहीं था मेरा उसके पहले नॉर्मल जो इंटेक्स थे वो बैच थे। तो वो अग्निवीर आने के कारण पुराने बैच को कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है। तो बात ये हुई कि मेरे अचानक से जॉब ही मेरे हाथ से चली गई थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैं अर्थ एकेडमी के बारे में थोड़ा पहले से ही जानकारी थी कि सर हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो मैं 2022 में जब मुझे इन्फो मिली कि अग्निवीर आ गया तो फिर उधर जाने का मन नहीं हुआ। तब मैं इंस्टीट्यूट आया सर के यहाँ और पहली बार जब सर को देखा, इंस्टीट्यूट देखा, तो ये हुआ कि हाँ कोचिंग अच्छी है। पहले 1-2 बार ट्राई किया, आना शुरू किया। ठीक है, काफ़ी जो है लंबी जर्नी रही। अब मैं कुछ चीज़ें जैसे आपसे डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपने तैयारी स्टार्ट की, आपने शुरू किया होगा, तब आपको क्या लगा था कि इस तरह से अचानक जो हम स्ट्रीम बदल रहे हैं, पूरा बदलाव हो गया, तो अचानक इस तरह से हम तैयारी मूव कर रहे हैं तो हम कैसा परफॉर्म करेंगे? तो क्या आपको लगा कि 3 सिलेक्शन एक साथ इस लेवल पे तैयारी पहुंचेगी या उससे पहले कुछ असफलता भी हाथ लगी? तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू में तो यही था कि कोई भी नॉर्मल सी जॉब मिल जाए जिससे कि एक लाइफ सिक्योर हो सके कि हाँ घर में डिपेंडेंसी कम हो मेरी और घर वालों के ऊपर जो थोड़ा एक ये रहता है कि मिडिल क्लास में कि बच्चा सिक्योर हो जाए, वो पहले पर्पस हुआ। तो ये रहता था कि शुरू में जब मेरा एयरफोर्स में नहीं हो पाया तो थोड़ा बहुत कोस्ट गार्ड की ओर मैंने मूव फॉरवर्ड किया था शुरू में ही। ठीक है। तो मैंने वहाँ पर पेपर दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। पर ये बात
हुई कि तब तक मैंने सर की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी और सर के यहाँ से ही 2-3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था SSC सीजीएल 2022 से। इनका नाम अंकित करके हैं और एक नेहा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप जरा जब आप पहली बार संस्थान आए, फिर आप फेलिस्टेशन सेरेमनी में पहुँचे, तो वो आपकी पॉइंट बताएं। जिस दिन आप अंकित से मिले, नेहा से मिले, उस दिन आपने वास्तव में क्या रियलाइज़ किया और क्या वही एक दिन था जिससे पूरी यात्रा पूरी अलग तरीके से बदल गई? हाँ, तो सर फेलिसिटेशन ही वो दिन था जिस दिन मैंने ये तय कर लिया कि मुझे सीजीएल में ही सिलेक्शन लेना है। तो मेरा कोस्ट गार्ड में हो गया था, फिर मैंने उसको ना ज्वाइन करते हुए सीजीएल के लिए रुक किया। और सीजीएल की तैयारी, तो अभी तो हम आपके इंट्रोडक्शन पे थे और आपने सारी बातें बताई, हाँ, जिसके मध्य में हम लोगों ने इस डिस्कशन में रखा कि आप अर्थ अकेडमी आए क्योंकि आपको लोकल में आपका आवास है, आप यहाँ से पहले परिचित थे, कुछ बच्चों से आप फेलिसिटेशन में मिले और उसके बाद चीज़ें बढ़ गई। तो अब आप उन बिंदुओं पर धीरे धीरे बात करेंगे और अब वो बात को हमें डिस्क्राइब करें कैसे आपने इस तैयारी को धीरे धीरे इस मुकाम तक पहुंचाया कि उस डे 1 से आप बैच में आए, आपने एक सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर किया, कौन सा सब्जेक्ट आपको चैलेंजिंग लगा? तो सर सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट चैलेंजिंग कोई नहीं होते हैं, चैलेंजिंग हम बना देते हैं। क्योंकि बिल्कुल सही बात, क्योंकि बात ये हो जाती है कि देखिए 4 सब्जेक्ट हैं, आप किसी भी एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो वो आपका पहले कि वो सब्जेक्ट जितना भी अच्छा रहा हो, उसमें आप स्ट्रांग रहे हो, वो अगर उसको समय नहीं देंगे तो धीरे धीरे खुद ही आप उसमें अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे और वो धीरे धीरे आपका एक पेन पॉइंट बन जाएगा। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सारे सब्जेक्ट को जब रेगुलरिटी से इक्वल समय देके हुए पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई सब्जेक्ट आपके लिए पेनफुल रहेगा, वो इक्विवेलेंट कर जाएंगे सारे सब्जेक्ट। आदर्श, मुझसे मेरा आपसे एक अगला सवाल है जी सर कि डेली रूटीन क्या था आपका और कैसे क्या इसको फॉलो किया आपने, क्योंकि बच्चों तक ये प्रॉपर मैसेज जाना चाहिए कि उनको क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए जिससे टाइम तो लगे लेकिन चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएं। तो सर रूटीन कुछ ऐसा था कि मुझे 8 आवर और 30 मिनट का मैंने स्केड्यूल बना रखा था अपने लिए, जिसमें मैं ईच सब्जेक्ट को 2 आवर देता था और लास्ट के जो 30 मिनट जो रिमेन बच रहे हैं वो करंट अफेयर्स के लिए वो शेड्यूल थे। अब पढ़ने का ये रूटीन था कि सुबह जब उठते थे, उठ के फ्रेश माइंड होता है उस समय, हाँ फ्रेश माइंड रहता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि सुबह सुबह फ्रेश हैं और लोगों को क्या है कि मैथ से एक अलग ही प्यार है। तो ऐसा कहेंगे मुझे बुरा नहीं लगेगा? नहीं, तो सर एक जनरल ट्रेंड तो यही देखा जाता है, पर अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। तो मैथ बहुत बच्चे होते हैं कि लाइए मैथ से ही शुरू कर ले, तो मेरा ये नहीं रहता था, मैंने ये पॉथ नहीं फॉलो किया। मैंने सोचा कि जो मुझे नहीं आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा कठिन लग रहा है या टफ है, जनरली बच्चों को भी वो भी लगता है कि मैं जीएस से स्टार्ट करता था। शुरू में सुबह मेरा 8 बजे से शेड्यूल होता था शुरू होने का और ये रात तक चलता था 8.5 घंटे का। तो इसमें शुरू के 2 घंटे मैं जीएस पढ़ता था, फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेता था, 2 ब्रेक लेने के बाद फिर इंग्लिश पढ़ता था और इसी लहजे में इसी फ्लो में मैं इंग्लिश 2 घंटे और 2 घंटे मैथ पढ़ता था। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का और सब आपसे उत्तर चाहता हूँ कि ये जो टाइम था वो आपका सेल्फ स्टडी टाइम रहा होगा? जी, ये मेरा प्रॉब्लम है ना, ये तो सेल्फ स्टडी टाइम रहा होगा, ये सेल्फ स्टडी टाइम थे। तो इसी बीच एक रूटीन ये भी आता है कि जब आप शुरू में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका क्लासेस का भी लोड रहता था। तो सुबह आप जब बैच आया करते थे यहाँ 8 बजे का, उसके बाद प्रैक्टिस बैच में आते थे, तो उस शेड्यूल के टाइम आप दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि बहुत बार बच्चों का ये समस्या रहती है कि जब हम बैचेज में आ रहे हैं तो बहुत सारा टाइम बैचेज में भी जाता है और बैच नहीं होगा, मतलब चीज़ें सीखने का टाइम नहीं होगा, तो फिर हम कैसे करेंगे? जब मान लो बैच में आप आए, चीज़ें आपने पढ़ी, तो उसके साथ साथ चीज़ें उस टाइम कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे शुरू में इस बात से बहुत परेशान रहते हैं। तो ये सर शुरू में थोड़ा हेक्टिक लगेगा, पर धीरे धीरे जब आप उस इन्वायरमेंट में घुसेंगे तो क्या है कि आप धीरे धीरे उससे अकोमोडेट कर जाएंगे। तो शुरू में मुझे भी थोड़ा हेक्टिक लगता था कि सुबह 8 बजे बैच आना है, 10 बजे घर गए, फिर उसके बाद पढ़ना है, फिर उसके बाद बीच में भी कभी कोई लोग कहीं पढ़ते हैं, बीच में भी पढ़ सकते हैं, 1 बजे लगा हुआ है बैच, तो ये आपको थोड़ा मैनेज तो करना पड़ेगा। तो शुरू में हम ये कह सकते हैं बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बट जब आपका सिलेबस बेसिकली पढ़ने वाला पूरा हो जाएगा तो सेल्फ स्टडी वाला टाइम, उस टाइम चीज़ें बार बार आती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में मेरा आपसे अगला सवाल है कि बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस होते हैं
और उन सारे एग्जामिनेशंस में एक साथ मैनेज कर पाना कैंडिडेट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। बच्चे अक्सर मेरे पास आते हैं, मैं उनको तरीके बताते रहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इन सारे एग्जाम्स के बीच कैसे मैनेज किया, स्टेट, सेंट्रल, एसएससी के डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन एक्सेट्रा। सर तो सर सबसे बड़ी उम्मीद तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एसएससी के जो पैटर्न है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, स्टेनो, इनका पैटर्न तो पढ़ाई के लिए ही सेम है। इसके जो नोटिफिकेशंस हैं इन एग्जाम्स के, हाँ, एग्जाम्स के, इनके नोटिफिकेशन में तो जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट लगभग सेम लिखा हो, ठीक है। और बाकी अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में थोड़ा अलग हो सकता है। तो स्टेट के लिए अगर आप इच्छुक हैं, अगर वैसे कि बहुत से लोग तैयारी करते ही हैं, इच्छुक तो हैं, पर अगर आप उस फील्ड में भी जाना चाहेंगे तो थोड़ा एक हर्डल बीच में आपकी तैयारी में आएगा, क्योंकि आपको थोड़ा उधर का भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हर एग्जाम पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी मांगता है। हर एग्जाम अगर स्टेट की आप प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन पेरेंट एग्जामिनेशन को अगर लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और सबसे बड़ी बात तो हम एसएससी की जब तैयारी एक बार कर लेते हैं तो फिर कोई स्टेट के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हर्डल नहीं आती अपने आप को, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस खुद ही हो जाता है इसका कि हमें कोई दिक्कत आती नहीं है इसमें, वो आसानी से मैनेज किया जा सकता है उसको। ठीक है। तो जैसे अर्थ एकेडमी आप आए तो एक क्वेश्चन आदर्श साहब से पूछते हैं कि व्हाट यू थिंक कि मतलब अगर हम इस पूरी जर्नी में जगह जगह अर्थ एकेडमी में हम जैसे आपके साथ लगातार रहे, छोटी छोटी चीज़ें रही, तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद हैं कि ये योगदान बहुत अलग लेवल का रहा, या ये गाड़ी में अगर ये पहिया ना होता तो शायद दिक्कत होती। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं वार कर रहा हूँ तो चोट सहने की क्षमता होनी चाहिए। तो वो लगातार प्रयास में आपको कितना रोल लगता है कि मतलब अगर हम इस वाले पार्ट में नहीं होते तो चीज़ें कैसे दिक्कत में जा सकती थी? तो सर हमें तो लगता है कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी तक इंस्टीट्यूट की वजह से एक प्रकार से डेवलप हुई है, क्योंकि यहाँ जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट एक प्रकार से मिल जाता है जो घर में हम लोग नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा जब सर की छत्र छाया में रहते हैं हम लोग तो थोड़ा जो डिसिप्लिन जो जिसे हम लोग कहेंगे और वो बेटर हो जाता है, जिससे बच्चे अक्सर भागा करते हैं। हाँ, अक्सर हम देखते हैं क्लास में, तो मुझे लगता है कि हफ्ते में कम से कम 2 बार तो ये बताना पड़ता है कि डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ तो हम लेंगे ही, तो वो चीज़ है, तो डिसिप्लिन आपने सीखा और वो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रही। फिर उसके बाद जब सिलेबस पूरा हुआ, प्रैक्टिस बैच में पहुँचे, तो मॉक टेस्ट का एक टाइम आया। कितना रोल रहा प्रैक्टिस बैच के मॉक टेस्ट का? सर रोल क्या सर, पेपर में जैसे कि बैठने के जब पेपर हो रहा होता है रियल पेपर, तो वहाँ पर एक जो पैनिक कर जाता है बच्चा, वो उसका जो पैनिक करने का मेन कारण यही है कि उसने प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं दिए। बिल्कुल सही। तो जब आप इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट लेते थे तो वहाँ पर खुद ही इतना इन्वायरमेंट हो जाता है कंपटीशन का, इतना प्रेशर खुद ही क्रिएट हो जाता है कि हम लोग के लिए फिर वो नॉर्मल हो जाता है। जो हल्ला मचाते हैं हाँ, कि ये फिर नॉर्मल हो जाता है। पेपर स्टार्ट, अभी 3 सेकंड बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिला। ठीक है। और सर क्या है कि फिर जब मॉक होता है तो उसमें रैंक भी हम लोग की आती है। हाँ, तो एक कॉम्पिटिटिव रिजल्ट आता है तो उसमें एक इच्छा आती है कि हम भी टॉप 5 में आए, टॉप 10 में आए, हमारी भी रैंक आए। वहाँ से थोड़ा एक नंबर कम आ रहे हैं तो बच्चों को खड़ा किया जाता है, जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है कि हाँ क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, वहाँ से भी इन्हेंसमेंट मिलती है, तो फिर यहाँ से एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। अब अगली बात पे आते हैं। अक्सर एक चीज़ देखी गई है, जब तैयारी एक मुकाम पे पहुंचती है। जी सर। मतलब अभी तो ये सारी बातें कर रहे हैं कि क्या क्या करें, कैसे कैसे करें, चीज़ें और अच्छी हों, तो एक टाइम आता है आदर्श की तैयारी एक मुकाम पे पहुंचती है। तब आप भी मेरे पास कई बार आए, बात हुई, ठीक है। उस टाइम एक डिमोटिवेशन की फीलिंग आती है, हमको ऐसा लगता है कि अब जो है हल्का सा हृदय टूट रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि अब सिलेक्शन मिल गया है, तो हम उस बात को पूछना चाह रहे हैं सिलेक्शन से ठीक पहले, कुछ दिन पहले, एग्जाम से पहले, एग्जाम देने से पहले, कई बार डिफरेंट टाइप के तनाव आते हैं। जी। तैयारी जैसे जैसे आगे बढ़ती, मुझे लगता है कि हम और ज़्यादा इस चीज़ से ग्रसित कई बार हो जाते हैं और कई बार हम फ्लो करके निकल जाते हैं। हाँ। अगर हम फंस गए तो उलझ के रह जाते हैं, और अगर हम इससे निकल गए तो मेरा काम हो जाता है, क्योंकि तैयारी पूरी हो चुकी होती है। अब तैयारी नहीं पीछे होती है। तो ऐसी कोई स्थिति आई जब आपने ये फेस किया और उससे फिर आपने कैसे निकाला अपने आप को? तो सर अगर कोई बंदा ये कहता है कि मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई है और मैं
तैयारी कंप्लीट होने के बाद डीमोटिवेट नहीं हो रहा हूँ हाँ। कि मतलब तैयारी तो कंप्लीट हो जाती है, पेपर में कभी हम मॉक दे रहे होते हैं तो रेगुलर बेसिस पे नंबर आ भी रहे हैं, कभी नहीं भी आते हैं, तो उस समय का टाइम जो होता है कि वो अंदर से आता है एक फील कि मुझे कुछ नहीं आता है। ये जो शब्द है ना, ये जो लाइन है मुझे कुछ नहीं आता है, ये बहुत बड़ी लाइन, यही एक डीमोटिवेशन का कारण बनने लगती है। पर ऐसा होता नहीं है, जब आप तैयारी प्रॉपर कर रहे होते हैं, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो एक वो कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। और देखिए बात ऐसी कि यहाँ जिसका जिसका सिलेक्शन होता है, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगा कि जिस दिन मैं पेपर दे के आया था सीजीएल का, जिस दिन, तो उस दिन मैं घर आया था तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो मैं उस दिन भी डीमोटिवेट था कि नहीं होगा मेरा, मुझको तो बिल्कुल अंदर से फील आ रहा था कि मेरा नहीं होना है, पर हो गया। तो ये डीमोटिवेशन इस जर्नी का एक पार्ट है, इसको अपने ऊपर अगर हावी कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन थोड़ा नहीं हो हाँ, पाएगा। तो बस सिंपली कह सकते हैं कि एक पार्ट आता है। हाँ। मुझे लगता है उस समय बस अपने आप को मन शांत करके आगे बढ़ा जाए, अपने दोस्तों से से बात की जाए, हाँ। कुछ चीज़ें और ऐसी की जाए जो आपको अच्छी लगती है। तो आदर्श, मेरा अगला सवाल है आपसे कि फैमिली का क्या रोल रहा, अगर बच्चों को बताना चाहें। कई बार बहुत सारे संघर्ष में लोग होते हैं और उनको लगता है इससे निकला नहीं जा सकता, तो कैसे आप अपनी सिचुएशन में बच्चों को बताना चाहेंगे कि ये एक तरीका हो सकता है? सर फैमिली का तो रोल, फैमिली मेरी तरफ से सपोर्टिव रही है। और देखिए प्रेशर तभी आता है जब आप मक्कारी कर रहे होते हैं अपनी पढ़ाई में, नहीं तो फिर अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और घर वालों को भी लग रहा है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, तो एक तरह से उनका भी उधर से भी सपोर्ट रहता है। पर जब आप अपना टारगेट नहीं बना रहे हैं कि आप लगातार अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार चलती जा रही, और आप लग भी नहीं रहा है घर वालों की कि हाँ आप प्रॉपर अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो नेचुरल सी बात तो है। वो नेचुरल सी एक बात होने लगती है कि हाँ यार थोड़ा लैग करता है सपोर्ट, पर वैसे नेचुरली सपोर्टिव रहा। बाकी एक मोटिवेशन का फैक्टर मेरा एक रहा है कि पापा से बड़ा सपोर्ट रहा है कि जब पापा को दुकान में काम करते हुए देखते थे तो ये रहता था कि एक अच्छी लाइफ तो देनी ही है, अगर उनको आप दे पाएँ। हाँ, तो वो भी एक तरीका रहा इस जर्नी में। तो आप ये कह सकते हैं कि कई बार वो चीज़ भी रही कि अगर उन्हें हम ये नहीं दे पाए, हाँ, तो फिर क्या ही मतलब मिलेगा। हाँ सर। एक और बात थी कि कभी ये भी एक सपना रहा कि पिताजी लोग कभी भी ट्रैवल करते थे तो वही जनरल डिब्बे में जगह रहती नहीं थी, खड़े होकर जाना पड़ रहा है, तो अंदर से एक वो रहता था कि इतना तो कुछ कर ही सकते हैं कि घर वालों को एक अच्छे से सफ़र करा सके। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें एक्यूमुलेट होती गई और इन्हीं एक्यूमुलेशन का परिणाम है कि आज मैं आपके सामने यहाँ थोड़ा प्रस्तुत हूँ, बैठ पाए हैं। हाँ बैठ पाए सर। ऐसा सच यही है कि अगर हम समस्याओं को गिनाते रहें तो बहुत सारी समस्याएं गिनाते रहिए, और उन्हीं समस्याओं को दूर करने का अगर तरीका ढूंढा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से निकला जा सकता है। अभी मोटिवेशन के बीच में हम लोगों ने बात करी, आदर सर थोड़ा भावुक पल हो गया इस बीच में, लेकिन चलिए वापस आते हैं अपनी चीज़ों पे बात करते हुए कि अभी मोटिवेशन को लेकर बात की तो हमने कहा कि अगर आप कभी डिमोटिवेट होते हैं तो आपको दोस्तों से बात करनी चाहिए। तो आपके दोस्त में से कोई ऐसा जिसको आपको लगता हो कि इसने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया, अगर ये नहीं होता तो शायद जीवन, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मुझे लगता है कि हमेशा अगर ये मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं कुछ नहीं होता। तो वही मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, बच्चा, आप उनका नाम बताएंगे और बताएंगे कि ऐसी कैसी चीज़ें? सर एक नाम तो आप पहले से ही जानते हैं, हर्षित। वो तो आपके साथ पढ़े, हाँ, और वो भी चयनित है। हाँ, तो जल्दी आप हर्षित से भी मिलेंगे, क्योंकि अभी श्रृंखला स्टार्ट हुई चयन संवाद की वापस से, क्योंकि उसको हमने बहुत लंबे समय बाद बच्चों जो है कंटिन्यू कर पाया है। कारण बहुत सारे हैं, तो हर्षित से भी जल्दी आप मिलेंगे। हाँ, तो एक नाम तो हर्षित हो गया। दूसरा सपोर्ट रहा है सिद्धार्थ नाम का, वो भी इंस्टीट्यूट में आया आपके यहाँ पढ़ा। और तीसरा अलंकृत। ये तीन जो मेरे दोस्त रहे हैं, सबसे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, इन्होंने ही परमानेंट साथ दिया मेरे हाइस एंड लोस में। और यही मेरा एक ग्रुप है छोटा सा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया सर। अब हम इन सारी चीज़ों के साथ साथ आगे बढ़ते हुए
इस श्रृंखला में एग्जामिनेशन से हॉल के एग्जामिनेशन हॉल में क्रिएट होने वाले प्रेशर के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहेंगे बच्चों के साथ कि बहुत सारे बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पर हमारे हाथ शिल करने लगे, मैं बहुत परेशान होने लगा और मैं कर नहीं पाया, बहुत सारे कारण हो गए। कई बार किसी के साथ मिस हैपनिंग भी हो जाते हैं कि कुछ ऐसा हो गया जिससे वो नहीं कर सकता, कंप्यूटर ख़राब हो गया, ऐसी बहुत सारी सूचना आ जाती हैं। तो ये तो मैं मतलब ईश्वर से कामना करता हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन एक कॉमन प्रेशर जो कई बार क्रिएट होता है तो वो आप कैसे हैंडल किया आपने? वो सर जैसे कि आपने अभी बात की कि कभी टेक्निकल इशू पेपर में आ गया, तो ये मेरे साथ हुआ था। 2023 का भी मैंने सीरियल मेंस दिया है, तो उसमें मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने जैसे एग्ज़ाम देना शुरू किया तो अचानक मेरी विंडो बंद हो गई। ठीक है। और मैं इतना पैनिक कर गया कि विंडो मुश्किल से 10 सेकंड के लिए ही बंद हुई थी, 10 क्या 5 सेकंड के लिए। और उतनी देर में मैंने जो पैनिक किया, फिर उसके बाद पैनिक वो मेरा हो गया और मैं पूरा जोन आउट हो गया मेरा माइंड, और फिर वहाँ से मैंने अपना पेपर पूरा ख़राब कर दिया। तो घबराइए नहीं, पेपर में घबराने का कोई तुम नहीं बनता। आपकी तैयारी अगर अच्छी होगी तो आपको खुद एक विश्वास रहेगा कि हाँ मैंने तैयारी की है, पैनिक नहीं होना है, सब अच्छा हुआ। जब रिजल्ट आया, जी सर, इतना लंबा टाइम निकल गया, उसी सीक्वेंस हम लोग डिस्कस करते चले जा रहे हैं। आपने अपने पिताजी को काम करते देखा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत मेहनत का काम है, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब उससे बहुत अच्छी जीवन चल पा रहा था, चीज़ें चल रही थी एक माध्यम स्त्री परिवार की तरह। एक दिन रिजल्ट आया, उस दिन क्या क्या फीलिंग आपने की और क्या आपके परिवार ने महसूस किया, वो आप थोड़ा शेयर करें। और उस फीलिंग के सभी जो है उत्साहित रहते हैं कि वो किसी दिन वो लोग क्रिएट कर पाएँ। तो बच्चों उस फीलिंग की तैयारी करनी है, तो आपने उस दिन क्या महसूस किया? सर वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशहाल भरा दिन था, उसको शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। तो रात के 11 बज रहे थे, ठीक। सब इस समय लगभग सब सो जाते हैं, सामान्य माहौल चल रहा है। सामान मॉल है मेरे घर में, सब इस टाइम तक तो सो ही जाते हैं। हम भी बस लेटे हुए थे, थोड़ा रील्स स्क्रॉल चल रहा था, तो उसी में देखा नोटिफिकेशन आया कि MTS का रिजल्ट आ गया। तो मैंने ओपन किया, देखा MTS में क्लियर हो गया था मेरा सिलेक्शन। तो जैसे ही मैंने बैक किया, देखा लगे हाथ CGL का भी आ गया था, सेम डे, सेम टाइम, बस बैक ही किया था कि आ गया उसमें। तो मैंने उसमें खोला तो पहले लिस्ट 1 खोल ली, उसमें मैंने अपने नाम चेक किया, अब मेरा नाम उसमें था नहीं। तो पहले तो थोड़ा रोए कि अरे नाम तो नहीं है। फिर बाद में बैक किया, हमने कहा अरे यार पन्ने तो बहुत कम है PDF में, हमने कहा लगता है दूसरी खुल गई। फिर दूसरी लिस्ट 2 खोली, तो उसमें जब चेक किया तो उसमें देखा कि हाँ मेरा नाम था उसमें। तो पहले तो खुश हो गए कि बहुत है। फिर बाद में जब मैंने अपनी रैंक चेक की और पोस्ट चेक की, तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई, और फिर पता चली ASO मिली, तो बहुत ही खुशी हुई। फिर बाद में मैंने उसको 4 बार चेक किया कि हाँ ये नाम है ना। कि मुझे अच्छे से याद है जब आप हमसे आगे मिले, मैं चेक कर लिया, सर आप भी देख लीजिए एक बार कि सही है ना। इसके अलावा दूसरा तो कुछ नहीं याद है, ये हुआ था। मैंने बार इवन सर मैं रात में सो गया और सुबह उठा तो एक बार मैंने फिर चेक किया कि नाम है ना। तो सर 11 बजे 11:30 पे रिजल्ट देखा, मम्मी पापा तो सो ही रहे थे, जल्दी से गया मम्मी को उठाया कि मम्मी उठिए सिलेक्शन हो गया है। मम्मी पापा भी काफ़ी खुश हुए, और फिर ऐसी बात होती रही, वार्तालाप होती रही, 1 बज गया। और फिर हमने कहा अब तो फिर आज तो उठाने वाला दिन है सबको। तो मैंने अपने फैमिली में मामा को, नानी को, बड़े मामा, छोटे मामा, सबको कॉल कर करके सबको उठाया, तो सबको बताया मैंने कि हो गया आपका। तो फिर काफ़ी खुशी हुई उसमें। तो ये एक मोमेंट, मेहनत की जाए तो ये मोमेंट आएगा जरूर। आज बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मेहनत कर रहे हैं, जब तैयारी शुरू करते हैं तो उनके पास बहुत सारे चीज़ें आती हैं। उन सब ने आपसे इतनी जर्नी में इतनी देर बात करके सीखा हम कि लगातार मेहनत की जाए। कोई एक मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहते हैं कि देखिए ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए और चयन निश्चित हो जाएगा? देखिए, तो तैयारी का जो खेल है ये आपके टोटली माइंड मेकअप पर डिपेंड करता है। आपका मन जिस दिन आप देखिए, जितनी अभी तक ये बातें हुई हैं, मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, पेपर कठिन है कि नहीं है, या घर की फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इन सबको ज़रा, ये सब चीज़ें तभी हावी होती है जब आपका मन थोड़ा कमज़ोर होता है, जब आपका मन अंदर से कमज़ोर हो जाता है कि हाँ। तो ये तभी होता है कि देखिएगा, जैसे कि आप अपनी स्टडी करिए और 15 दिन तक लगातार पढ़िए,
तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कोई भी पेपर निकाल सकता हूँ अगर आपने लास्ट के 15 दिन में ईमानदारी से पढ़ाई की हो। और अगर आप और मान लीजिए कि अगर आपने 15 दिन अपनी पढ़ाई छोड़ दी या 1 महीने, तो आपके अंदर एक अलग सा डीमोटिवेशन टाइप का आने लगेगा कि हाँ यार, मुझसे कोई पेपर निकल नहीं सकता है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगी अपनी कंसिस्टेंसी जो है उसको मेंटेन रखिए। ये नहीं कि आज मैंने पढ़ा और मैंने 1 हफ्ते पढ़ लिया या एक महीने पढ़ लिया, लाओ फिर 1 हफ्ते का गैप ले ले, ये सब नहीं करना होता है। तो ये एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी। तो इसका एक मैंने रूल बनाया था, RWC रूल, द RWC रूल। तो इस रूल में फुल फॉर्म है कि रिवीजन विद कंसिस्टेंसी। ये एक मेन फैक्टर रहा मेरे सिलेक्शन का, तो इसको आप बहुत ही तवज्जो से फॉलो कीजिए। ये लास्ट बात एक और कहना चाहूँगा कि देखिए, महाभारत की कुछ पंक्तियाँ हैं जिसको मैं कहना चाहूँगा कि युद्ध भूमि में उतरने से पहले मनोभूमि में युद्ध को जीतना अत्यंत आवश्यक है। महाभारत की इन दोनों लाइनों को मैंने अपने जीवन में उतारा। अब आपकी बारी। ठीक है आदर्श, आप जब लगातार संस्थान में रहे तो आपने देखा होगा हर सैटरडे टेस्ट होते हैं, मतलब हर 15 दिन के सैटरडे में टेस्ट होते हैं। तो उन टेस्ट का क्या रोल रहा आपकी प्रोफेशन में? तो सर जैसे हम लोग लगातार स्टडी अपनी कर रहे हैं, आपने पढ़ाया, तो उसका एक 15 दिन का जो रिवीजन हो जाता था वो आप पूरा जो पढ़ाया है 15 दिन में लास्ट, वो सैटरडे को आप टेस्ट के थ्रू पे ले लेते थे उससे। और वो जो पेपर होते थे वो उसके रैंक आ रही है, रिजल्ट आ रहा है, उसमें रैंक भी आपकी शो हो रही है कि आपकी कौन सी रैंक में है, आप किस पोजीशन पे आए हैं। जो टॉप 10 वाले हैं उनको हालांकि थोड़ा पुरस्कृत भी किया जाता है, छोटा सा पुरस्कार वो भी किया जाता है। तो एक वो पुश फैक्टर बन जाता है कि हम थोड़ा और इंक्रीज करें अपनी स्टडी को, प्रिपरेशन को। और जब सब बच्चे बैठे होते हैं और आपकी रैंक मान लीजिए कम है, तो आपको अपना लेवल पता चल जाता है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर पा रहे हैं। तो उसको आपका एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, थोड़ा हमें और अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। हर 15 दिन में आप अपनी तैयारी को बेहतर चेक कर सकते हैं और अपना जो स्टडी है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो बच्चों आपको सलाह है कि टेस्ट किसी लेवल पे स्किप नहीं होनी चाहिए। जी जी। अब इसी श्रृंखला में एक अगला सवाल हमारा आपसे कि एक अर्थ टूर्नामेंट सीरीज हम लोग करते हैं जिसमें पिछले 9 सालों से लगातार चल रही है। उसमें आपने कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या परफॉर्म किया और फिर उसने आपकी तैयारी को कैसे बूस्ट किया? तो सर हर साल ATS टूर्नामेंट सीरीज होती है टेस्ट की। इसमें क्या होता है कि पेपर आने से पहले ही 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले सर टेस्ट कराते हैं। उसमें क्या होता है कि पूरा कोर्स एक बार में आपसे पेपर के फॉर्म पे कंप्लीट पूछा जाता है। उससे आप, जैसे कि हम लोग इंटर में थे या हाई स्कूल में तो प्री बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते थे, तो उसी तरह से हम एक सर भी टेस्ट लेते हैं और उसमें अपनी रैंक डिसाइड होती है। उसमें अगर प्रिपरेशन करने का एक अच्छा, अपने प्रिपरेशन को जज करने का अपना एक अलग मौका, एक अलग मीडियम मिल जाता है देखने का कि हाँ, हम किस लेवल पे हैं, किस स्टेज पर स्टैंड करते हैं। ATS अर्थ टूर्नामेंट सीरीज अर्थ एकेडमी जो ऑर्गेनाइज करती है, जैसा कि आदर्श ने बताया, उसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है पार्टिसिपेट करना, बच्चों के लिए ही होता है। और इस समय नवी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उससे एक हर बार आप देखेंगे और एक माहौल सा है, उस चीज़ को आदर्श को भी जानते हैं कि ATS में अच्छा से स्थान। तो आदर्श एक सवाल आपसे और कि मतलब जैसे कोई एक ऐसा इंसिडेंस, जब अर्थ एकेडमी आप आए तो आपने उस इंसिडेंस में ये पाया कि मतलब ये एक इंसिडेंस रहा जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और वो एक पिन पॉइंट बना, कुछ ऐसा हुआ कभी? सर मैंने तो आप ही से सीखा है कि दीपावली आई है और केवल 1 दिन की छुट्टी दे रहे हैं और फिर आप दूसरे दिन आके पढ़ाने लग रहे हैं। तो जब मैंने ये देखा कि आप इतना कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं कि हाँ, सजग हैं अपनी चीज़ में, तो वो भी एक जरिया बन जाता है कि हाँ, हमें भी अपनी पढ़ाई या जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम अपना 100% दें। तो ये एक मेन इंसिडेंस हो सकता है। और बाकी एक थोड़ी फनी फैक्टर ये है कि थोड़ा आपसे डर भी लगता था क्योंकि ऐसे घर में है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, छत्र छाया तो है नहीं किसी की, टीचरों की। एक पॉज किया, वीडियो बंद, एक पॉज टीचर ऑफ। हाँ, टीचर ऑफ। तो ऐसा क्या है कि इंस्टीट्यूट में जब आते हैं ना, तो आप एक जिम्मेदारी होने लगती है कि हाँ, टीचर को भी थोड़ा
बच्चों को भी थोड़ा जिम्मेदारी होने लगती है टीचर के प्रति कि हाँ सर हमको थोड़ा छत्र छाया में हमें भी थोड़ा परफॉर्म करना है, हमें भी पढ़ना है। बाकी इन्वायरमेंट तो रहता ही रहता है, और एक हम लोग की परफॉर्मेंस देखने वाला पर्सन मिल जाता है जो कि घर में मिल नहीं पाता है, क्योंकि उसमें घर में केवल हम खुद इवेल्युएट कर रहे होते हैं। कोच इंस्टीट्यूट में क्या है कि खुद भी इवेल्युएट तो हो ही रहे होते हैं, साथ में सामने वाला भी कर रहा होता है। और मान लीजिए कि अगर हम खुद को इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाला या गलत कर रहे हैं हम, तो सामने वाला हमको सही जगह या सही मार्ग दिखा जाता है कि हाँ आप गलत राह पे जा रहे हैं, इसको सही कर लीजिए। तो वहाँ पर एक तरीका था, इसलिए इंस्टीट्यूट पे थोड़ा ये इम्पैक्ट रहा है। तो एक बार जब आपको हमने तो सर उसमें तो मैं आने वाला था कि एक बार क्या, तो देखिए क्लास का सबसे बातूनी लड़कों में से मैं रहा हूँ। तो हम एक दिन सर पढ़ा रहे थे ज्योमेट्री। इससे आप लोग ये मत मान लीजिएगा कि बात करेंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, तो मतलब ये कि उसके बाद क्या हो रहा हो जरा वो समझिए। तो सर पढ़ा रहे थे और हम अपना बात कर रहे थे। तो अपोलोनियस थ्योरम होती है ज्योमेट्री में। तो सर वो पढ़ा ही रहे थे, तो एक दिन पहले पढ़ाया था आपने। तो हम तो बात कर रहे थे, सर ने हमें देख लिया, सर हमें देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं सर के सामने। तो सर ने हमें खड़ा कर दिया और पूछने लगे कल का वर्क। तो हमें तो याद नहीं, सर ने आया हमको मारा, फिर मतलब डाटा वाटा। तो उसमें से ये हुआ कि वो वाली एक जो चीज़ है जो मेरे दिमाग में हमेशा याद रहेगी मुझको, कि हाँ किसी ने मुझे ध्यान दिया कि हाँ हमारा। तो इट मीन्स पूरी क्लास में अगर आप हैं तो फिर कहीं ना कहीं हाँ सर की ये नहीं कि आप चुप्पे से अपना काम कर रहे हैं या इधर उधर की बात कर रहे हैं। सर की नज़रें में देखते रहते हैं सर इधर उधर, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आदर्श लगातार मतलब चीज़ें ऐसे बेहतर रही, आपने धीरे धीरे सिलेक्शन पाया और आप बहुत अच्छा परफॉर्म किए। एक सामान्य परिवार से आए, उसके बावजूद भी उन सारे संघर्षों से आगे निकले और एक एग्जाम्पल सेट किया। मैं सभी बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर हम डिसाइड कर लें कि हमें करना है तो फिर हम कर जाएंगे। बहुत बार मैं आपसे कहता हूँ कि अभी वो टाइम है जिस टाइम आप अपने आप को बहुत संभाल सकते हैं, जो आप जीवन में डिसाइड कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो समय है और जो भी आपके पास एनर्जी है वो मुट्ठी में रेत जैसी है। जरा सी ढीली हुई तो बस पता नहीं चलेगा कि मुट्ठी खोली और चीज़ें गायब। कि जब तक जानने की समय आएगा, जब जान पाओगे तब तक जान नहीं बचेगी। तो अभी जान भी है, आपके पास समय भी है। छोटे छोटे कारणों को गिनाने से बेहतर होगा कि लगातार प्रयास किया जाए और आगे बढ़ा जाए। कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जाएं जैसे लगातार बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, उनमें से उसी श्रृंखला में आदर्श का भी चयन हुआ। तो आदर्श आपको बहुत बहुत बधाई। और बच्चों, इनसे कुछ सीखेंगे आप। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, इन सारी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए और लगातार ऐसे ही प्रयास करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।